whatever we have studied in this chapter, I think all of you सभी रिवाइज जरूर कर रहे होंगे डे बाय डे, जितना भी चैप्टर में कंप्लीट किया है आपने। तो नेक्स्ट पैराग्राफ हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। रिवर्स टू कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट ही पढ़ रहे थे हम लोग, विवाद पढ़ रहे थे। आप देख सकते हैं कि नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, यही हेडिंग थी हमारी। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब मैंने बताया था, विवाद या झगड़े जो होते हैं उनको रिजॉल्व मतलब दूर करना था, दूर करने की आवश्यकता थी। तो माया की स्टोरी में किस तरह से आपने देखा था कि माया की स्टोरी में उसके बच्चे को, है ना, हेक्टर को किस तरह से है ना, दैट ही वाज शॉट बाय पुलिस, है ना, जब वो उसने किसी अपने एक राइट्स को लेकर, है ना, किस तरह की लैंग्वेज वो सीखना चाहते थे और उनसे जबरदस्ती दूसरी लैंग्वेज सीखने के लिए, अफ्रीकान सीखने के लिए कहा जा रहा था, जबकि वो जुड़ू सीखना चाहते थे। और इसी का जब उन्होंने प्रदर्शन किया, विरोध किया, स्टूडेंट थे, तो पुलिस ने उनके ऊपर फायरिंग कर दिया, जिसकी वजह से उनकी जान चली जाती है। तो आपने इसको पढ़ा था कि एक सही तरीका नहीं था, है ना। और भी बहुत सारी चीजें आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ी थी, किस तरह से विवाद होते हैं और उनको किस तरह से शांत किया जाता है। रिलीजियस प्रोसेशन भी आपने पढ़ा था, धार्मिक जुलूस जब निकलते हैं, कोई एक धर्म का व्यक्ति जब अपने धर्म को सेलिब्रेट करता है, जुलूस निकालता है, तो दूसरे जो रिलीजन के लोग हैं उनको प्रॉब्लम्स होती है। तो ऐसे केसेस में जो पुलिस का अरेंजमेंट होता है वो बहुत ही व्यवस्थित और सही होना चाहिए, जिससे विवाद ना हो। ये देखिए, पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट वायलेंस डज नॉट टेक प्लेस, कि पुलिस वहां पर लगी होती है तो बड़े आराम से सारा काम हो जाता है। और एक धर्म के, एक रिलीजन के जो लोग होते हैं, धर्म या रिलीजन कहें, एक धर्म के जो लोग हो रहे हैं, एक रिलीजन के लोग, मान लीजिए हिंदू हैं, कोई मुस्लिम हैं, कोई क्रिश्चियंस हैं, तो इन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये अपने रिलीजन को ऐसे सेलिब्रेट करें कि कोई दूसरा रिलीजन इससे अफेक्टेड ना हो, ठीक है ना, उसके ऊपर प्रभाव ना पड़े। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ रहे थे तो हमने आगे वो कहा था कि नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे रिवर्स का, यानी नदियों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो जाता है कि कोई रिवर है, नदी है, फ्लो कर रही है। तो आप लोगों को ये तो पता होगा कि जब कोई रिवर फ्लो करती है तो उसको रिवर को तो, अच्छा पहले आप मुझे ये भी आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पहले ले लूं, आप सभी लोग मुझे आंसर दे सकते हैं, यू कैन स्पीक नाउ। आप सभी मुझे ये बताने की कोशिश करिए कि सबसे पहले रिवर आई कि सबसे पहले स्टेट आया, राज्य आया कि रिवर्स आई? पहले माउंटेन्स रिवर्स ये आए, है ना, कि बाद में स्टेट आए, है ना? पहले रिवर आई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड। इसका मतलब हम लोग ये समझ पा रहे हैं, हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि जब अर्थ का क्रिएशन हो रहा था, पृथ्वी का निर्माण होने के बाद धीरे धीरे जब ह्यूमन ने डेवलप किया, है ना, हंटर गैदर की बात जब हिस्ट्री में पढ़ाएंगे आपको, जब मानव का धीरे धीरे विकास हुआ, उस समय नदियां जो रिवर्स थी, इनका धीरे धीरे विकास होता है। नदियां जहां उनको रास्ता मिलता है वो उधर उधर की ओर फ्लो होती हुई चली जाती हैं। आप लोगों को पता होगा कि जिधर ढाल होती है, स्टीप लैंड होता है, नदियां उधरी की ओर प्रवाहित होती चली जाती हैं। बाद में धीरे धीरे मनुष्यों का विकास हुआ और लोगों ने बनाया कि ये हमारा स्टेट हो गया, ये राज्य हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, ये तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया। ये सारे चीजें तो हम लोगों ने बाद में आगे चल के किया ना। तो रिवर्स को थोड़ी पता है कि मैं आज उत्तर प्रदेश में बह रही हूँ तो मुझे मध्य प्रदेश में नहीं जाना है ना, ऐसा कुछ तो बाउंडेशन नहीं है। एक स्टेट में कोई रिवर है तो जरूरी नहीं कि वो उसी स्टेट में रहेगी। रिवर्स का जहां जहां फ्लो होगा वो वहां बह रही है, पहले से ही बह रही है, स्टेट तो बाद में आ रहे हैं ना। तो हमें समस्या क्या होती है कि आज रिवर्स 2 या 2 से अधिक स्टेट्स में है, एक ही रिवर्स, एक रिवर्स 2 या 2 से अधिक स्टेट में है। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब कोई एक स्टेट का व्यक्ति, एक स्टेट की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो क्या कर लेती है, उस रिवर, भाई रिवर में जो पानी है, वाटर है, उस पानी को रोकती है, डैम बनाती है। डैम में बहुत सारा पानी स्टोर होता है और उस पानी से आसपास के खेतों में दूर बिजली, है ना, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी के निर्माण में उसका इस्तेमाल होता है। और साथ ही साथ बाकी जितने भी आप कह सकते हैं कि बहुत सारे ऑक्यूपेशन, व्यवसाय भी क्रिएट होते हैं, जैसे फिशिंग का,
फिशिंग मतलब मछलियों के पालन का, फिशिंग का ऑक्यूपेशन व्यवसाय वहां पर लोग कर पाते हैं। तो कुल मिला के पानी का बहुत ही महत्व है, वाटर का बहुत ही महत्व है, और वाटर की इतनी जरूरत है किसी भी स्टेट को हो, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, जरूरत है। तो अब सोचिए कि नदी की ढाल ऐसे है, नदी की ढाल ऐसे जा रही है, ध्यान देंगे, नदी की जो ढाल है ऐसे जा रही है, और जिधर जा रही है मान लीजिए वहां पर कोई एक स्टेट है, उसने अगर वहां डैम बना लिया तो क्या नीचे वाला जो स्टेट ढाल पर पड़ रहा है क्या वहां पानी आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई रिवर यहाँ पर है, जैसे हमारे आपकी बुक में 2 स्टेट दिए गए हैं, 2 स्टेट दिए गए हैं जिन पर विवाद होता है। ये आपकी बुक में दिया गया है कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक के बारे में हम कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, कर्नाटक के बारे में, ठीक है ना। ये कर्नाटक हो गया, और यहाँ है आपका तमिलनाडु। अब कर्नाटक यहाँ पर है, और कर्नाटक से एक रिवर है कावेरी। कौन सी रिवर है? रिवर है कावेरी। कावेरी क्या कर रही है? ऐसे फ्लो करते हुए जा रही है, ठीक है ना। ये रिवर है, इसका नाम है कावेरी रिवर। ये कावेरी रिवर कर्नाटक से होते हुए जाती है, यहां से ऐसे होते हुए जा रही है, ठीक है, इस तरह से जा रही है कावेरी रिवर। अब अगर यहाँ कर्नाटक में कोई डैम बना दिया जाए, यहाँ पर कोई डैम बना दिया जाए, ये डैम बना दिया जाएगा तो ये पानी यहीं रुक गया, ये वाटर यहीं रुक जाएगा। और अगर ये यहाँ रुक जाएगा तो इधर तमिलनाडु में पानी नहीं जाएगा। लेकिन वाटर की जरूरत तो कर्नाटक को भी है और तमिलनाडु को भी है, दोनों स्टेट को है। इसलिए ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि दोनों के बीच में आपस में डिस्प्यूट हो जाता है, विवाद होता है, कॉन्फ्लिक्ट जो आपकी बुक में दिया गया विवाद होता है। और इसका निपटारा करने के लिए जब 2 स्टेट आपस में हैं, मान लीजिए इन दोनों में क्या हो रहा है कि कर्नाटका एंड तमिलनाडु में जब क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, किस चीज को लेकर? नदी के बंटवारे को लेकर। तो हम कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट किस चीज को लेकर है? डिवाइडेशन ऑन रिवर्स, है ना, रिवर, वाटर ऑफ रिवर्स, नदी के बंटवारे को लेकर, नदी के पानी को, नदी का जो पानी है रिवर का, उसके बंटवारे को लेकर क्या हो रहा है? कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो ऐसे केसेस में जब 2 स्टेट है, कर्नाटक भी एक स्टेट है, एक स्टेट आपका कर्नाटक है, एक स्टेट आपका तमिलनाडु है, दोनों में विवाद हो रहा है, तो इनका निपटारा कौन करेगा? इनका निपटारा करेगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आपकी 3 टाइप की गवर्नमेंट होती हैं, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम लोग नेशनल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, नेशनल गवर्नमेंट बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को और क्या बोलते हैं हम लोग? नेशनल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो नेशनल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका रोल कब आता है? जब 2 स्टेट हैं, उनके बीच में आपस में क्या हो रहा है? झगड़ा हो रहा है रिवर्स को लेकर, नदियों को लेकर, ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बात सुलझा दी तब तो ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या नेशनल गवर्नमेंट ने बात सुलझा दी तब तो ठीक है, नहीं तो फिर ये मामला कहाँ जाएगा? फिर कहाँ से मामला सुलझेगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा। कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरी कंट्री, है ना, की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस होता है। तो आप देखेंगे कि नेशनल गवर्नमेंट का जो लेवल है, उस लेवल में आप देखेंगे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी ये मैटर जाएगा और वहां से सुलझाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी आदेश देगा किसको? सुप्रीम कोर्ट भी आदेश देगा नेशनल गवर्नमेंट को ही देगा, राष्ट्रीय सरकार को ही देगा कि आप बैठक करके सही से बंटवारे का करिए एक बार, ठीक है।
या सुप्रीम कोर्ट फिर अपने संज्ञान से अपने हिसाब से भी करवा सकता है। कुल मिला के विवाद को सुलझाया जा सकता है। और ये जो झगड़ा है पानी को लेकर, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये आज से नहीं, लगभग 30 ईयर्स 30 सालों से ये विवाद चल रहा है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। किस नदी पर विवाद है ये क्वेश्चन बनता है, तो आपको रिवर का नाम याद रखना है। कावेरी रिवर, कौन सी रिवर है? कावेरी रिवर को लेकर, ठीक है। क्या हो रहा है कि कर्नाटक में वाटर, कर्नाटक से पानी आ रहा है कावेरी रिवर, और यहीं पर डैम बना दिया गया है, यहीं पर डैम बना दिया गया है। तो ये कर्नाटक के जो सरकार है ये पानी कम छोड़ती है, रिलीज कम करती है पानी, इसलिए पानी जो है इधर तमिलनाडु में वाटर बहुत कम जाता है, ठीक है। तो तमिलनाडु में एक डैम बना हुआ है, मेट्टूर है, मेट्टूर डैम बना हुआ है, और यहाँ पर कृष्णा राजा सागर डैम है। ये जो डैम है कृष्णा राजा सागर डैम है, और ये यहाँ पर मेट्टूर डैम है। यहाँ भी डैम बना है, यहाँ भी डैम बना है। भाई डैम में क्या होता है, पानी स्टोर होता है, फिर वहीं से सप्लाई चारों तरफ होती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और इसको हम लोग बुक में भी देख लेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए दिया है, रिवर्स टू कैन बिकम सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। नदियां भी कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद का कारण बनती हैं, सोर्स हो जाती हैं बिटवीन स्टेट्स, दो स्टेट्स के बीच में। यही बात मैंने आपको बताया हुआ है ना, यही चीज मैंने आपको बताया हुआ है कि नदियां भी क्या हो सकती हैं, रिवर्स भी कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनती हैं, दो नदियों के बीच का कारण बन जाती हैं। अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि रिवर में बिगिन इन अ वन स्टेट, जब कोई नदी एक स्टेट से स्टार्ट होती है तो फ्लो थ्रू, बहती है, अनदर, दूसरे जगह पर जाकर, दूसरे प्लेस पर जाती है, एंड इन द थर्ड, और तीसरे प्लेस पर भी जाती है। मैं रिवर तो कहीं भी जा सकती है ना, उसको थोड़ी पता है कि यहाँ कर्नाटक है, यहाँ तमिलनाडु है, वो तो जिधर उसको ढाल मिल रहा है उधर वो जा रही है, गई है ना। तो फर्स्ट एंड से शुरू होकर सेकंड एंड पे जाती है, सेकंड से थर्ड एंड पे जाती है। क्या हुआ कि द शेयरिंग ऑफ रिवर्स, याद रखिएगा, शेयरिंग ऑफ रिवर्स मतलब रिवर की जो शेयरिंग है, इसका हिस्सा नदियों का, कि इस नदी का पानी कौन सा स्टेट कितना यूज करेगा, कौन सा स्टेट इस नदी का पानी कितना यूज करेगा। कोई स्टेट कह रहा है कि मैं 40% यूज करूंगा, कोई कह रहा है कि मैं 50% यूज करूंगा, कोई कह रहा है मैं पूरा ही यूज करना चाहता हूं, है ना। तो शेयरिंग ऑफ रिवर्स में प्रॉब्लम है ना। वाटर बिटवीन अ डिफरेंट स्टेट दैट रिवर गोज थ्रू इज अ बिकमिंग एन इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। यही बात मैंने आपको बताया हुआ है कि शेयरिंग ऑफ रिवर्स क्या है, नदियों का जो शेयरिंग है, डिवाइडेशन है, वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। रिवर वाटर है ना, रिवर वाटर का जो शेयरिंग है वो प्रॉब्लम है बिटवीन अ डिफरेंट स्टेट, अलग अलग स्टेट के बीच में, दैट रिवर गोज थ्रू, है ना, इज अ बिकमिंग एन इशू कॉन्फ्लिक्ट, और यही विवाद का कारण बनता है। फॉर एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल में वही बात जो मैंने आपको बताया, यू मे हैव हर्ड अबाउट कावेरी, याद रखिएगा कावेरी वाटर, अंडरलाइन करिएगा कावेरी वाटर में, क्योंकि विवाद इसी में है, कावेरी नदी को लेकर है। डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच में विवाद है। द वाटर इज स्टोर्ड इन कृष्णा राज सागर डैम इन कर्नाटका, कर्नाटका के किस डैम में वाटर स्टोर रहता है, कहाँ स्टोर कर लिया जाता है, कृष्णा राज सागर, इसको भी अंडरलाइन करिएगा, कृष्णा राज सागर डैम कहाँ है, कर्नाटक में। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा आपसे कि वेयर इज कृष्णा राजा सागर डैम, तो आपको कर्नाटक बताना है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, लखनऊ नहीं बता देना है, ठीक है। ये डैम कहाँ बना है, कृष्णा राजा सागर डैम कर्नाटक में बना है। इज यूज, जब ये डैम यहाँ बना है तो इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, इज यूज फॉर इरिगेटिंग अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी कर्नाटक के जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं, वहां पर इरिगेटिंग में मतलब सिंचाई में पानी इस्तेमाल होता है। फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ सिटी ऑफ बेंगलोर, और कर्नाटक में ही तो बेंगलोर है ना, बेंगलोर कहाँ है, कर्नाटक में ही है, बताइए, है ना। बेंगलोर क्या है कर्नाटक की, मालूम होगा आप लोगों को, है ना। फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ सिटी ऑफ बेंगलोर, तो बेंगलोर शहर में भी इसी डैम का पानी आता है, यूज किया जाता है, ठीक है। तो भाई जरूरत तो कर्नाटक वालों को भी है, कर्नाटक में जो लोग रह रहे हैं उनको भी है, लेकिन क्या जरूरत तमिलनाडु में रहने वाले लोगों को नहीं है, उनको भी तो है। द वाटर इज स्टोर्ड इन मेट्टूर डैम इन तमिलनाडु, और यही कावेरी का रिवर जब नीचे जाता है, तमिलनाडु की ओर बहता हुआ आता है, तो यहाँ पर मेट्टूर डैम में इस पानी को स्टोर किया जाता है। अब जब ऊपर से पानी छोड़ा ही नहीं जाएगा तो मेट्टूर डैम बना तो है, लेकिन क्या यहाँ पर पानी स्टोर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कम हो पाएगा। अगर कम छोड़ा जाएगा तो कम होगा, ज्यादा होगा तो पर्याप्त हो जाएगा।
तो मेट्टूर डैम इन तमिलनाडु इज यूज्ड फॉर क्रॉप, और जब तमिलनाडु में पानी आता है मेट्टूर डैम में, इसका इस्तेमाल क्रॉप ग्रोन, फसलों के लिए रूप में इस्तेमाल होता है इन द डेल्टा रीजन ऑफ दैट स्टेट, है ना, स्टेट के डेल्टा रीजन में। डेल्टा रीजन समझते हैं ना, डेल्टा रीजन मतलब नदी जहां से आती है, नदी का जो छोर होता है, सबसे जहां पर रिवर स्टॉप होती है वहीं पर नदी अपने कई भागों में बट जाती है ना, छोटे छोटे भागों में। नदी की जो स्पीड होती है स्लो हो जाती है, तो कभी इधर जहां उसको ढाल मिलता बहती चली जाती है, तो बीच में मिट्टी का बहुत सारा एरिया बच जाता है, बहुत सारे मिट्टी का एरिया रहता है, और रिवर ऐसे जाती है कटकर, फिर वहां से एक रिवर का पार्ट कई भागों में बट जाता है, तो वो वाला जो पोर्शन होता है वो डेल्टा कहलाता है। डेल्टा एक वर्ड है, याद कर लीजिए। जैसे कोई रिवर है, ये रिवर जा रही है, जैसे कोई रिवर है, ये रिवर बहते हुए ऐसे जा रही है, लेकिन अब यहाँ पर रिवर की स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, फास्ट है। यहाँ पर स्पीड फास्ट है, लेकिन यहाँ पर स्पीड क्या है रिवर की, स्लो हो गई है। जब स्लो होगी तो रिवर कभी ऐसे चली जाएगी, कभी ऐसे चली जाएगी, कभी ऐसे चली जाएगी, कभी ऐसे चली जाएगी, फिर ऐसे ऐसे आके फिर ऐसे ऐसे हो जाएगी। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है ये मिट्टी का, ये यही होता है डेल्टा, यही होता है डेल्टा, ठीक है ना। इस तरह से इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। ये डेल्टा वाला जो एरिया होता है ना, बड़ा ही फर्टाइल होता है, बड़ा ही फर्टाइल एरिया होता है। बताइए मुझे, डेल्टा समझ में आया सभी को? यू कैन स्पीक नाउ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डेल्टा का मतलब ये होता है कि रिवर माउंटेन से निकलती है तो बहुत स्पीड में निकलती है, बहुत ढाल होती है वहां से, तो तेजी से बहते हुए चली आती है ना, हिमालय से या बाकी वाले क्षेत्रों में। Yes, sir. लेकिन जैसे ही उसको प्लेन एरिया मिलता है तो धीरे धीरे उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है। एक समय ऐसा आता है कि उसकी स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाती है, और जब स्पीड स्लो हो जाएगी बहुत ज्यादा, तो फिर रिवर अपने अकॉर्डिंग जाती है, रिवर फिर डांस करते हुए जाती है। डांस का मतलब नाचती हुई। कैसे डांस का मतलब ये हुआ कि जिधर उसको ढाल मिलता है उधर उसका पानी चला जाता है, ठीक है। जिधर उसको ढाल कम मिलता है वहां पानी जाता तो है लेकिन कम जाता है। तो वही मैंने बताया कि इधर ढाल ज्यादा होगा तो इधर पानी ज्यादा चला जाएगा, इधर ढाल कम होगा कम जाएगा। मतलब एक ही रिवर कई कई पार्ट में डिवाइड हो जा रही है, और फिर जाके किसी प्लेस पर फिर जाके मिल जा रही है, फिर जाके घूमकर फिर वहीं आगे चल के मिल जा रही है। लेकिन बीच में क्या हो गया, बीच में बहुत बड़ा जो लैंड है वो छूट गया, वो नदियों के बीच में ही छूट गया, वही पार्ट कहलाता है डेल्टा। और वहां पर अगर किसी ने क्रॉप फसल का उत्पादन फसल लगाया, वो बहुत ज्यादा उसको पानी नमी की मात्रा होती है ना, तो बहुत अच्छा उसमें आप कह सकते हैं कि फर्टाइल होता है, क्योंकि उसमें वाटर की मात्रा होती है ना, उस मिट्टी में वाटर की मात्रा रहती है, जिसकी वजह से क्रॉप का कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, आप ये कह सकते हैं क्रॉप का जो प्रोडक्शन है बहुत अच्छा होता है। तो ये आपको डेल्टा वाली बात बताया मैंने। Yes, sir. आइए चैप्टर को थोड़ा कंप्लीट करते हैं, क्योंकि लास्ट में ही लास्ट का पार्ट है थोड़ा सा, फिर इसके बाद डिस्कशन करते हैं। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस बोथ डैम्स आर ऑन द सेम रिवर। दोनों ही डैम बने हैं लेकिन एक ही नदी पर बने हैं, दो डैम एक ही रिवर पर बने हुए हैं। द डाउन स्ट्रीम डैम इन तमिलनाडु, जो नीचे वाला डैम है, नीचे वाली जो धारा है, जब नदी नीचे पहुंचती है वहां पर तमिलनाडु का डैम है। कैन ओनली फिल्ड अप, वो तभी डैम भर सकता है, तमिलनाडु में जो डैम बना है वो तभी भर सकता है इफ द वाटर इज रिलीज्ड, अगर पानी छोड़ा जाए कहां से, फ्रॉम द अपस्ट्रीम वन लोकेटेड इन कर्नाटका। यानी कर्नाटका में जो डैम बना हुआ है वहां से अगर पानी को रिलीज किया जाए, वाटर को रिलीज किया जाए, देन आप कह सकते हैं कि वो फील्ड हो सकता है। मेट्टूर डैम तमिलनाडु वाला, ये तो बात तो आपको पहले ही समझ में आ गई होगी, है ना। Therefore both states can't get as much water। इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों स्टेट को पर्याप्त मात्रा में वाटर नहीं मिल पा रहा है ना, एज द नीड फॉर द पीपल इन द स्टेट। जितने लोग वहां पर रह रहे हैं उनके हिसाब से उनको पानी की कमी हो रही है। यही कारण है कि कॉन्फ्लिक्ट, विवाद जन्म ले लेता है। कोई स्टेट चाहता है कि मुझे ज्यादा वाटर मिले,
मेरे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, मेरे यहाँ की प्रॉब्लम ज्यादा है, कोई स्टेट कह रहा है नहीं ये वाटर मुझे मिले, ठीक है, इस तरह से। तो होता क्या है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट फिर ऐसे केसेस पर क्या आ जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू स्टेप, ऐसे केसेस में फिर दो स्टेट के बीच में जब विवाद हो गया, तो ऐसे केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट मैंने आपको बताया हुआ है या नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट फिर आती है, ठीक है। भाई स्टेट गवर्नमेंट तो आएगी नहीं, लोकल गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि लोकल गवर्नमेंट एक स्टेट के अंदर ही होती है, और स्टेट गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट स्टेट ही तो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो बचा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट बची, जो सभी स्टेट पर कंट्रोल रखती है, तो वही तो निपटारा करेगी, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर भी निपटारा कर सकती है या खुद भी संज्ञान लेकर निपटारा कर सकती है। तो हैज टू स्टेप इन द सी दैट अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज वर्क। तो बस कहती है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या होता है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब साफ स्वच्छ डिस्ट्रीब्यूशन हो, कितना पानी किसको चाहिए, 40% किसको चाहिए, 60% किसको चाहिए, या 50-50 भी डिवाइड कर सकती है, ऐसा काम करके निपटारा करती है, ठीक है ना। ये देख रहे हैं आप, यही आपकी रिवर है, देखिए कैसे लिखा है, क्वाइट फ्लोज ऑफ कावेरी डिस्पाइट, कावेरी बहुत शांत तरीके से बह रही है, डिस्पाइट बीइंग एट द सेंटर ऑफ अ हीटेड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, हालांकि दो स्टेट में इतना तेज विवाद चल रहा है, लेकिन कावेरी को क्या मतलब है, वो तो रिवर है, अपना आराम से है ना फ्लो हो रही है, 30 ईयर्स से विवाद चल रहा है। अब देखिए इसमें क्या दिया है, इक्वालिटी एंड जस्टिस दिया हुआ है, इक्वालिटी एंड जस्टिस मतलब समानता और न्याय। ध्यान दीजिएगा, इक्वालिटी और जस्टिस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, मतलब क्या है, जस्टिस वही मिलेगा, न्याय वही मिलेगा जहां पर इक्वालिटी होगी। मतलब अगर जैसे दो बच्चे हैं, अगर आप दोनों को कोई कोई कुछ भी आप थिंग्स दे रहे हैं, कोई भी सामान दे रहे हैं, अगर दोनों को अगर आपने इक्वली डिवाइड कर दिया, मान लीजिए 2 पेंसिल हैं, 1 पेंसिल दोनों को दे दिया तो इक्वल हो गया। अगर आपने किसी को 2 दिया, किसी को 1 दिया, तो यहाँ पर इक्वलिटी नहीं हुई, इनइक्वलिटी हो गई, है ना, अनइक्वल हो गया मामला। तो फिर ऐसे केसेस में क्या होगा, वहां पर जस्टिस किया आपने, जस्टिस नहीं किया। तो बात समझ में आया कि इक्वालिटी और जस्टिस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है। इक्वालिटी करेंगे, इक्वल लाएंगे, अपने आप जस्टिस मिल जाएगा, या जस्टिस करेंगे तो इक्वालिटी हो जाएगी। क्या दिया, वन ऑफ द की आइडियाज ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कमिटमेंट टू द इक्वालिटी एंड जस्टिस, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक की है। इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल, यही चीज मैंने आपको बताया कि एक दूसरे के पूरक है। The earlier practice of untouchability is now banned by the law. Untouchability मतलब छुआछूत, कहते हैं ना कि छुआछूत ये उस टास्क के हैं, ये बैन हो गया है, कानून ने इसको बैन कर दिया, ध्यान दीजिएगा, लॉ ने इसको बैन कर दिया। अगर कोई सोसाइटी में छुआछूत को मानता है तो उसको अगर आप कंप्लेन पुलिस में करते हैं तो उसकी, है ना, उसको पनिशमेंट भी मिलेगा। इसलिए वाई, बिकॉज अनटचबिलिटी क्या हो गई है, बैन हो गई है, इसको अंडरलाइन करिएगा, अनटचबिलिटी इज नाउ बैन्ड बाय लॉ। दिस ग्रुप ऑफ पीपल वर डिनाइड एजुकेशन, है ना, दिस, और ये जो ग्रुप था गरीबों का, दलितों का, है ना, डिनाइड एजुकेशन, इनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी, ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं दी जाती थी, है ना, और मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलती थी, कैसे लोगों को, दलित लोगों को, जो हमने पढ़ा था, है ना। एंड इवन द चांस टू ऑफर प्रेयर्स, डॉक्टर अंबेडकर का नाम आप लोग सुने होंगे, कहते हैं कि whom you have read about the earlier in this book, पहले आपने पढ़ा है, and many others like him realize that such practices must not continue। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि ऐसी प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, जो छुआछूत को मान्यता देती है, ऐसी प्रैक्टिस को बंद कर देना चाहिए, मतलब प्रथा को बंद कर देना चाहिए, कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर ये कंटिन्यू रहेगी ना, तो दैट जस्टिस कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन द पीपल्स आर ट्रीटेड इक्वली। न्याय तभी सबको मिल सकता है, ध्यान दीजिएगा, न्याय तभी सबको मिल सकता है जब क्या हो, जब इक्वली ट्रीट किया जाए, लोगों के साथ में इक्वली ट्रीट किया जाए। भाई आप किसी को ऊंचा कास्ट का समझ रहे हैं, किसी को नीचा, आप उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो जस्टिस कहाँ हुआ, इक्वलिटी कहाँ हुई, ठीक है। तो द गवर्नमेंट आल्सो रिकॉग्नाइजेस दिस, मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर अ ग्रुप विद इन सोसाइटी दैट आर अनइक्वल। गवर्नमेंट ने पहचान लिया है, गवर्नमेंट जानती है कि हमें क्या करना है ना, मेक स्पेशल प्रोविजन, एक स्पेशल प्रोविजन बनाती है, उपाय करती है ना, सोसाइटी के लिए जहां जहां अनइक्वलिटी है। फॉर इंस्टेंस इन आवर सोसाइटी देयर इज अ जनरल टेंडेंसी टू वैल्यू एंड केयर द बॉय चाइल्ड मोर देन द गर्ल चाइल्ड। ये टेंडेंसी हमारे सोसाइटी में बनी हुई है कि गर्ल चाइल्ड की कंपेयर में जो बॉय चाइल्ड है उनका केयर ज्यादा अच्छे से होता है, यानी बच्चों का, लड़कों का, बॉयज का केयर ज्यादा अच्छे से सोसाइटी करती है, गर्ल्स का नहीं करती है।
दिस मीन्स दैट सोसाइटी डज नॉट वैल्यू गर्ल एंड बॉय चाइल्ड इक्वली एंड दिस इज अनजस्ट। और ये क्या है? अन्याय है। अनजस्ट का मतलब अन्याय है, ये गलत बात है कि लड़कियों की आप केयर नहीं करते। भाई पहले के जमाने में, पुराने सोसाइटी में लड़कियों को इतना सम्मान नहीं मिलता था, उनको एजुकेशन नहीं मिलती थी, ठीक है। In this context, in this context, the government steps in to promote justice by providing special provision। और ऐसे केसेस में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? नया नया प्रोविजन लाना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजन लाया भी कि नहीं? देखिए लाया है। That can enable the girls to overcome injustice, जिससे गर्ल्स को क्या मिल सके? सम्मान मिल सके, न्याय मिल सके। That they are subjected to। Thus, it is a possible that fee of girl, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? That fee of girl might be है ना weighed or lowered in the गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज। गवर्नमेंट चाहती है कि लड़कियां भी, गर्ल्स भी स्कूल पढ़ने आए, और इसके लिए गवर्नमेंट ने लड़कियों की फीस ही माफ कर दिया कि भाई घर में जिनकी भी लड़कियां हैं, आप बिल्कुल मत डरिए कि लड़कियों को फी पढ़ाना पड़ेगा, फीस बहुत लगेगी, है ना। अपने लड़कों के बारे में तो आप ऐसा नहीं सोचते हो, बॉयज के बारे में, गर्ल्स के बारे में ऐसा सोच रहे हो। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या कर दिया? गर्ल्स की फीस ही माफ कर दी, कहीं पर बहुत कम कर दिया या तो बिल्कुल माफ कर दिया। इससे क्या होगा? चलिए ठीक है, अब गर्ल्स भी पढ़ने आएंगी। तो गवर्नमेंट का ये प्रयास था, यही प्रोविजन है गवर्नमेंट का, ठीक है। इस तरह से गवर्नमेंट कई सारे प्रयास करती है। तो देख सकते हैं चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अब इसमें देख पूछ रहा है कि हाउ डू यू थिंक लोअरिंग द स्कूल फीस वुड हैव हेल्प गर्ल्स अटेंड स्कूल। बिल्कुल, देखिए कह रहा है कि क्या आप सोचते हैं कि स्कूल की फीस कम कर देने से लड़कियों की जो अटेंडेंस है स्कूल में बढ़ेगी, लड़कियां स्कूल आएंगी पढ़ने? बिल्कुल आएंगी। बहुत सारे पेरेंट्स इसीलिए नहीं भेजते हैं कि फीस बहुत लगेगी, है ना। कैन यू थिंक एन एनी एक्सपीरियंस फ्रॉम योर लाइफ इन विच यू हेल्प समवन आउट ऑफ सिचुएशन विच यू थॉट वाज अनफेयर। आप बताइए कि कहाँ कहाँ पर अनफेयर हो रहा है। अगर आपने कहीं देखा हो कि कहीं अन्याय हो रहा है, अनफेयर हो रहा है, तो आप उसको बताइए, नोट करिए, याद करिए। डिड एवरीवन एल्स सी इट द सेम वे, व्हाट डिड कन्विंस अदर्स दैट व्हाट यू वुड से वाज फेयर। तो सही क्या होना चाहिए? तो ये सब चीजें आप लोगों के लिए एक्टिविटी है, आप चाहें तो घर में इसको कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह से बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और ये क्वेश्चन है, आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि माया की लाइफ का जो जीवन है, क्या पूछ रहा है हाउ वुड मायाज लाइफ बी डिफरेंट इन साउथ अफ्रीका टुडे। माया का जीवन आज की कंपेयर में कैसा होगा, यानी पहले कैसा लाइफ था साउथ अफ्रीका में, आपने देखा ही था, और अब कैसा साउथ अफ्रीका में है, वो सिचुएशन बताना है आपको। तो अब तो ठीक है साउथ अफ्रीका में, अब तो डेमोक्रेसी आ गई है वहां पे, है ना। पहले डेमोक्रेसी नहीं थी। व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच पीपल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। आप लोग गवर्नमेंट के प्रोसेस में किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपकी एक हेडिंग मैंने आपको पढ़ाया था पार्टिसिपेशन वाली, उसी हेडिंग में मैंने 4-5 पॉइंट्स बताए थे लास्ट वीडियो में, उसी को आपको याद कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है, आपको याद हो जाएगा। और जो मैंने क्वेश्चन आंसर भेजे हैं आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक वी नीड द गवर्नमेंट टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू मैनेज डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट। गवर्नमेंट किस तरह से, जब कोई डिस्प्यूट होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो गवर्नमेंट किस तरह से क्या कर देती है? सोल्यूशन निकालती है। तो ये अभी जब हम लोग पढ़ रहे थे ना हेडिंग, नीड टू रिजॉल्व, है ना, कॉन्फ्लिक्ट, तो वहां से आपको ये आंसर मिल जाएगा हेडिंग से। क्वेश्चन देखने के बाद समझ में आ जाता है कि किस हेडिंग में आंसर होंगे। What action does the government take to ensure that all people are treated equally? गवर्नमेंट क्या क्या एक्शन लेती है, क्या क्या काम करती है जिससे सभी लोगों के साथ में कैसा व्यवहार हो, इक्वली ट्रीट हो। ये भी आप चैप्टर में पूरे में पढ़े हैं। तो इस तरह से जब हम लोग चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो बहुत कुछ समझ में आ जाता है, ठीक है। तो आइए आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, इसके बाद क्लास 20 करते हैं। बताएं मुझे, चैप्टर समझ में आया सभी को? Yes, sir. अच्छा, अब जो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, वो क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है ना कि क्या पूछा जा रहा है, अब हमें क्या आंसर देना है। Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा, एक बात और याद रखिए, जो मैंने क्वेश्चन भेजे हैं आप लोगों को, 1-2 बच्चों का मुझे मैसेज आया है कि वो कह रहे हैं कि सर वो क्या हो गया है कि वीडियो उसका ओपन नहीं हो रहा है, फाइल ओपन नहीं हो रही। तो आप बताएं, आप सभी का फाइल ओपन हो चुका है कि नहीं हो गया है? Yes, sir. हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्वेश्चंस जितने भी हमने सेंड किया है, उन सारे क्वेश्चंस को आपको मेन कॉपी, जो आपकी फेयर कॉपी है सिविक्स की, हिस्ट्री और सिविक्स की कॉपी एक में बना लीजिए, या ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स तीनों एक में बना सकते हैं आप। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स तीनों एक में बना सकते हैं। अगर मोटी कॉपी है तो आप लोग बना लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इतना ज्यादा डेटा है नहीं, तो आप लोग तीनों एक में बना सकते हैं। जिन्होंने अलग अलग बना लिया है वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, वो वैसे ही बने रहने दीजिए। लेकिन जिन्होंने नहीं बनाया अभी तक, वो एक में भी बना सकते हैं।
और याद रखिए जो क्वेश्चन भेजे गए हैं उनको डेली राइट कर डालिए फटाफट, और उनको रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन आंसर रिवाइज करते रहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन तो आपको पढ़ने ही हैं, वो क्वेश्चन तो आपको पढ़ने ही हैं, ताकि जो क्वेश्चन बुक के बीच से बनेंगे, बुक के दौरान बनेंगे, बुक से अंदर से जो क्वेश्चन बनेंगे, उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। और उसके लिए आप जब क्लास डेली लेंगे, पढ़ाई करेंगे, तभी आप उसके आंसर दे पाएंगे, ठीक है ना। तो बुक से स्टडी तो आपको करना ही है, वो जो क्वेश्चन भेजे गए हैं वो तो आपके बुक के लास्ट में थे, इस वजह से हमने भेज दिया है, तो उसको तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं हर चैप्टर से, ठीक है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। तो मैं आप लोगों से लास्ट में सैटरडे को पूछूंगा कि कितने बच्चों के आंसर, क्वेश्चन आंसर क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो सैटरडे तक में आप सभी लोग अपनी क्लास टेस्ट के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट डे से हम लोग स्टार्ट करेंगे, अब हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में जिसके पास बुक ना हो वो बुक जरूर ले लिए होंगे, और नहीं है तो उसको अरेंज कर लें। तो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और सिविक्स का जो वर्क है वो हम आपको सैटरडे को यही इसी वीडियो में देख लेंगे। आप लोग मुझे अपनी अपनी कॉपी दिखा दीजिएगा, मैं यहीं से एक बार वॉच कर लूंगा कितने बच्चों का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। या फिर और भी कोई तरीका मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग सैटरडे तक अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा सिविक्स का, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में? हाँ सर। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।